हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कॉलर्स स्टडी अड्डा में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवर एनवायरनमेंट और हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है और हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों को जानना है और हमें इकोसिस्टम के बारे में जानना है। इकोसिस्टम क्या चीज़ होती है? इकोसिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर हर टाइप का ऑर्गेनिज्म या फिर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों ही एक साथ रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे आप लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ सिर्फ लिविंग चीज़ें ही तो नहीं है, साथ में नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं। आपके घर में सब चीज़ें हैं, आपका बेड है, आपकी टेबल है, आपकी चेयर है, और आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, वो लिविंग हो गए। तो हम एक जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। Ecosystem and what are its components? All organisms such as plants, animals, microorganism and human being as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature. उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम हम कहते हैं उसको। ठीक है, किन चीज़ों को? वो चीज़ें जो लिविंग है और नॉन लिविंग है और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, उसको टोटल मिलाकर हम लोगों ने क्या बोला है? इकोसिस्टम बोला है। ठीक है, all the interacting organism in area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. ठीक है, तो what is ecosystem? Living plus non-living is equals to ecosystem. क्या बनाता है ये? इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, कौन? जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें इंटरेक्ट करती हैं एक साथ, वो बनाती है इकोसिस्टम। Does an ecosystem consist of biotic components? अब बायोटिक क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, तो जहां भी बायो वर्ड आए वहां पर लिविंग चीजों की बात हो रही है। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आता है? लिविंग थिंग्स आती हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन होंगे? वो चीज़ें जो लिविंग नहीं है। ठीक है, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। क्लियर हुआ इतना? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम कब बनता है? इकोसिस्टम बनता है जब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स एक जगह पर रहकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल, इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स लाइक रोजेस, जैस्मिन, सनफ्लावर एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग, insects and birds. All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of ecosystem. So a garden is an ecosystem, है ना? गार्डन एक इकोसिस्टम है क्योंकि वहां पर लिविंग चीजें एक साथ रह रही हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, नॉन लिविंग भी उनके साथ रहकर उनसे इंटरेक्ट कर रही हैं, और नॉन लिविंग चीज लिविंग की चीजों पर इफेक्ट भी डालती है समहाउ, है ना? क्लियर? अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट क्या है? इकोसिस्टम है। पॉन्ड्स, लेक्स, ये भी क्या है? इकोसिस्टम है। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। ये कैसे है? नेचुरल इकोसिस्टम है। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल आप लोगों को पता होने चाहिए। तो नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। ओके, while gardens and crop fields are human made artificial ecosystem. तो फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक्स नेचुरल इकोसिस्टम है, और मेन मेड इकोसिस्टम में कौन आता है? मेन मेड इकोसिस्टम में आता है गार्डन या फिर क्रॉप फील्ड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर हम लोग कहाँ पढ़ के आए हैं?
जब हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था वहाँ हमने देखा था प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स कौन थे वहाँ पर? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे थे, और कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। वाइल डिकम्पोजर्स कौन थे? एग्जाम्पल हमने पढ़े थे जैसे फंजाई और बैक्टीरिया, वो डिकम्पोजर्स थे जो उसको डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न्ड थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च? कौन था इसका एग्जाम्पल? प्रोड्यूसर्स का एग्जाम्पल आप लोगों को पता है ना? कौन थे? प्लांट्स इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना। ये तो आप लोग अच्छे से जान ही चुके हैं। अब प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑल्सो नॉन एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। All green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this category and are called the producers and also known as autotrophic organism, also known as autotrophic organism, है ना। चलिए आगे देखते हैं। Organism depend on the producers either directly or indirectly। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होने वाले ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स पर क्या कहलाते हैं? पीछे हम लोगों ने पढ़ा था हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हम उनको कह रहे थे, है ना। और यहाँ पर हम लोग उसको कंज्यूमर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कंज्यूमर? क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को, इसलिए उनको हमने नाम दिया है कंज्यूमर्स, ऑल्सो नोन एज हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। या वो डायरेक्टली डिपेंड होंगे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे, किस पर? प्रोड्यूसर्स के ऊपर। दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड ईदर directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumers। क्या है इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का? जैसे गोट है, डायरेक्टली प्लांट को खाती है, बट इंसान या फिर लॉयन गोट को खाता है, जिसने प्लांट को खाया था वो प्लांट पे इनडायरेक्टली डिपेंड हो गए। बट जो गोट थी जिसने डायरेक्टली प्लांट को खाया था वो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंड हो गई, ठीक है। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होंगे या फिर इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होंगे, बट डिपेंडेंट किस पर होते हैं? प्रोड्यूसर्स पर ही होते हैं। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज हर्बीवोर एंड कार्निवोर्स, ठीक है। तो कंज्यूमर्स कैसे हो सकते हैं? हर्बीवोर भी हो सकते हैं और कार्निवोर भी हो सकते हैं। कौन होते हैं हर्बीवोर और कार्निवोर? हर्बीवोर ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाना पसंद करते हो, वो होते हैं हर्बीवोर। वेयरएज कार्निवोर कौन होते हैं? जो सिर्फ मीट खाना पसंद करते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कंज्यूमर हर्बीवोर भी होते हैं और कार्निवोर भी होते हैं, प्लस ओमनीवोर्स भी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स कौन होते हैं? जो दोनों चीज़ों को खाते हो, प्लांट भी खाते हो और मीट भी खाते हो, उनको हम ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स भी दूसरों के ऊपर रहकर, डिपेंडेंट रहकर, होस्ट पर डिपेंडेंट रहकर उसी से खाना लेते हैं, उसी से अपनी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। ये होते हैं पैरासाइट्स। ये भी किसके अंदर आते हैं? कंज्यूमर्स। कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर्स? सबका एग्जाम्पल क्या आप लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। हर्बीवोर्स में कौन आ गया? जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं, जैसे बकरी हो गई, है ना, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म। कार्निवोर्स में कौन होते हैं? लॉयन, सिर्फ और सिर्फ मीट पर डिपेंडेंट होते हैं। ओमनीवोर्स में कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मीट भी खाते हो और प्लांट्स भी खाते हो, ठीक है। चलिए पैरासाइट्स कौन है? पैरासाइट्स में आती हैं लाइसिस, टिक्स, डॉग्स के ऊपर टिक्स रहती हैं, ठीक है, वो पैरासाइट्स होती हैं। आगे चलिए देखते हैं। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम and some fish and plants have died. Have you ever thought what happens when an organism dies? क्या आपने कभी सोचा है कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे आर नॉन एज डिकम्पोजर्स। दे आर नॉन एज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करना जानते हो। डिकम्पोज का क्या मतलब है? उस चीज़ को खाते हैं वो लोग, किस चीज़ को? जो ऑर्गेनिज्म मर गए हैं, या फिर कोई ऐसे प्लांट हैं उनके पत्ते वगैरह टूट के गिर जाते हैं, या फिर पेड़ टूट के गिर जाता है, कुछ टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पर ख़त्म हो गया है, बचा नहीं है। तो जो फंजाई है और जो बैक्टीरिया है वो उसको खा जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन हो गया है।
और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, डेड रिमेन्स जो मरी हुई चीजें हैं या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द These microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substances into simpler or inorganic substances that go into the soil and are used up once more by the plants, ठीक है। तो ये सॉइल के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं सब्सटेंस को, जो सॉइल के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस, अगर ये लोग नहीं होंगे, डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनका क्या होगा, है ना, उनको डिकम्पोज करने वाला नहीं रहेगा कोई। विल द नेचुरल रेप्लिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर, सोचिए, है ना, सॉइल को इतना अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है डिकम्पोजर्स की वजह से, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो सॉइल का ये न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो सकती है, सॉइल की जो ग्रोथ पावर है वो कम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये लॉस हो सकता है हमें। आगे देखिए, यहाँ एक एक्टिविटी में क्वेश्चन गिवन है, राइट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर ऑफ हु ईट्स हुम एंड आर फॉर्म अ चेन ऑफ एटलीस्ट 3 स्टेप्स। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा लिविंग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात हम कर रहे थे अभी तक। एक्वेटिक चेन अगर हम बनाना चाहें तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले होते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स, और ज़ूप्लैंक्टन्स को खाने वाली होती हैं स्मॉल फिशेस, और इसके आगे बनाना चाहे तो फिश, लार्ज फिशेस स्मॉल फिशेस को खा लेती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, फूड चेन एंड वेब्स। अब हमें फूड चेन और वेब्स के बारे में पढ़ना है। अभी मैंने आपको एक्वेटिक चेन पढ़ाई है, ये क्या है, एक्वेटिक चेन है, इसी को कहते हैं हम फूड चेन। क्या मतलब, जो छोटे ऑर्गेनिज्म है बड़ा ऑर्गेनिज्म उसको खा लेता है, ये फूड चेन होती है, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर क्या गिवन है, ये देखिए, इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या है, पेड़ को कौन खा रहा है, डियर खा रहा है, और डियर को कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है, ये एक फूड चेन है। सेकेंड वाली कहाँ पर गिवन है, ग्रासलैंड में गिवन है। ग्रासलैंड में जो ग्रासीज होती हैं उसे कोई छोटा कीड़ा खाता है और फ्रॉग उसको खाता है, फिर स्नेक खाता है और स्नेक को खाता है ईगल, ये एक फूड चेन है। पॉन्ड में देखिए, पॉन्ड में छोटे छोटे प्लांट्स को कौन खा रहा है, क्रैब को खा रही है फिशेस, और फिशेस को ये बर्ड खा रही है, ठीक है। तो ये होती है फूड चेन, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है और दूसरे को तीसरा खाता है, ये फूड चेन होती है। वेब क्या होगा, जब अभी तो ये सिंगल चेन है, अभी ये फॉरेस्ट की चेन है ना, और ये ग्रासलैंड की चेन है, और ये पॉन्ड की चेन है। जब ये सिंगल चेन एक साथ जुड़ जाती है, अलग अलग नहीं रहती हैं, तब ये बना लेती हैं फूड वेब, ठीक है। अगर ये चेन अटैच्ड हो जाए एक दूसरे से तो ये फूड वेब बनाएंगी। नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है, नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कभी भी हम नेचर में फूड चेन नहीं देखेंगे, कभी हम ऐसा नहीं देखेंगे कि सिर्फ प्लांट को डियर खाएगा और डियर को टाइगर खाएगा, कभी ये डायरेक्टली नहीं देखने को मिलता है, हमेशा हम फूड वेब ही देखते हैं नेचर में। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। यहाँ पर हमने देखा कि एक सीरीज हमने देखी है जहाँ पर फीडिंग हो रही है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। दिस सीरीज और ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन, इसको हमने फूड चेन बोला है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ अ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल, forms a trophic level each step or level of a food chain forms a trophic level. The order trophs or the producer are at the first trophic level. अब ये देखिए, ये क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं जहाँ पर प्रोड्यूसर एक ट्रॉपिक लेवल पर आता है जो लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल है। प्रोड्यूसर्स कौन थे, प्लांट्स, है ना। अभी हमने देखा था प्रोड्यूसर्स कौन थे,
प्लांट्स ऑल्सो नॉन एज ऑटोट्रॉफ्स। ये आपको पता है, ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं हम इनको, ठीक है। तो वी नो दैट फूड दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ट्रॉफिक लेवल्स, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम समझना चाहते हैं जो प्रोड्यूसर है और जो प्राइमरी कंज्यूमर है। जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसने प्रोड्यूसर को खाया, जो प्रोड्यूसर की एनर्जी थी वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी, ठीक है। यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। आगे देखिए क्या लिखा है, The herbivores or the primary consumers come at the second small carnivore or the secondary consumers at the third and larger carnivores or the tertiary consumer from the fourth trophic level। ये ट्रॉफिक लेवल की बात हो रही है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोर भी कहते हैं क्योंकि ये किसको खा रहे हैं, प्लांट को खा रहे हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज हर्बीवोर्स, ठीक है, इनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, हर्बीवोर को खा रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। तो ये है कार्निवोर, ये होते हैं कार्निवोर और ये होते हैं टॉप कार्निवोर। क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि प्रोड्यूसर ने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया और प्राइमरी कंज्यूमर ने सेकेंडरी कंज्यूमर ने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया, टर्शियरी कंज्यूमर ने सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया? ये क्या सिर्फ एक चेन चलती है? नहीं, हमेशा ऐसा क्लियरली नहीं होता कि ये चेन ऐसे ही चलने वाली है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ हम पढ़ते हैं बट हम नेचर में इसको देखते नहीं हैं, ये रियल में देखने को नहीं मिलती हैं। इसको हम फूड वेब की फॉर्म में देखते हैं नेचर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट्स एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। हम जो खाना खाते हैं वो हमारी एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। दस द इंट्रैक्शन अमंग वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी from one component of the system to the another. As we have studied, the autotrophs capture the energy present in the sunlight and convert it into chemical energy. जब जैसे हमने क्या देखा था, हमने देखा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, जो सनलाइट थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, है ना। यही तो देखा था हम लोगों ने। प्रोड्यूसर्स क्या करते थे, जो प्लांट्स थे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे। This energy supports all the activities of the living world. From autotrophs, the energy goes to the heterotrophs and decomposers. However, as we saw in the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied. It has been found that. इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि जो प्रोड्यूसर ने एनर्जी ली, ठीक है, उसने जो एनर्जी ली वो सारी की सारी थोड़ी ना प्राइमरी कंज्यूमर को दे देगा, अपने लिए भी तो कुछ रखेगा, ठीक है ना। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसने जितनी भी एनर्जी ली थी, मानिए उसने कुछ एनर्जी ली और उसने अपने काम के लिए उस एनर्जी को यूज़ किया, उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल पर जाती है, सारी की सारी एनर्जी नहीं जाती है। तो कितनी एनर्जी जाती है, इसी को हम कहते हैं 10% लॉ। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है, इसके पास 10% एनर्जी है, इसके पास 1% एनर्जी ट्रांसफर होगी, इसके पास 0.1% ट्रांसफर होगी और इसके पास 0.01% ट्रांसफर होगी। तो हर एक एनर्जी का 10% ही नेक्स्ट वाली ट्रॉफिक लेवल पे पास हो पाता है। ये होता है 10% लॉ। ये क्या है, 10% लॉ। एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर जानने की, ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो टोटल सनलाइट होती है उसके 1% एनर्जी को ही ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं PAR। इसका क्या मतलब होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, ये होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ एक चीज लिखी है इसने, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड। सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की 1% एनर्जी ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं,
ठीक है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, सिर्फ 1% एनर्जी, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांट्स 1% एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो एनर्जी होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और उसके बाद उस एनर्जी का 10% यहाँ ट्रांसफर होगा, उसका 10 यहाँ ट्रांसफर होगा, उसका 10 यहाँ ट्रांसफर होगा। क्लियर? When green plants are eaten by primary consumers, जब प्राइमरी कंज्यूमर ग्रीन प्लांट्स को खाएगा, a great deal of energy is lost as heat to the environment. कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में चली जाती है, कुछ अमाउंट गोज टू इनटू डाइजेशन एंड इन गोइंग वर्क ऑफ द रेस्ट गोज टूवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये प्लांट्स अपने लिए अपने ज़रूरत के हिसाब से एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। बाकी एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। सिर्फ 10% ही प्राइमरी कंज्यूमर के पास जा पाती है। Therefore, 10% can be taken as the average value of the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer. तो इसको हमने क्या बोला है? 10% लो बोला है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्या है? आगे हमें क्या देखना है? Since so little energy is available for the next level of consumers, तो सबसे कम एनर्जी किसके पास जाएगी? सबसे कम एनर्जी जाएगी टर्शरी कंज्यूमर्स के पास। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा क्यों? क्योंकि एनर्जी हमेशा कम होती चली जाती है और सबसे लेस एनर्जी किसके पास जाती है? टर्शरी कंज्यूमर के पास। तो आप खुद सोचिए, जो ट्रॉफिक लेवल है ये मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल मैक्सिमम क्यों बनाए गए हैं? इससे ऊपर ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं है? क्यों इतने कम ट्रॉफिक लेवल है? क्योंकि एनर्जी इसके पास ही जाते जाते इतनी कम एनर्जी बचती है, तो आगे अगर ट्रॉफिक लेवल और बढ़ जाए तो कितनी कम एनर्जी ट्रांसफर होगी जो यूजफुल नहीं होगी। इसीलिए जो लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल्स हैं और लिमिटेड जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो पाती है नेक्स्ट लेवल में। ठीक है, यहाँ देखिए, देर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉफिक लेवल। मोस्टली इंडिविजुअल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं ऑफ एन इकोसिस्टम। द ग्रेटर नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली. Each organism is generally eaten by 2 or more other kind of organism, which is turn are eaten by several other organism. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. ठीक है, तो जनरली हमें नेचर में फूड वेब देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ फूड चेन। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम, देखिए ये फूड वेब दिखाया गया है ना, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन से मिलकर क्या बन गया है? फूड वेब बन गया है। कभी भी क्लियर फूड चेन हमें देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए आगे क्या लिखा है? फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकम क्लियर। अब इस डायग्राम से 2 चीजें क्लियर हो गई हैं। क्या क्लियर हो गया है? पहली, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ये तो हमें पता ही चल गया है। कभी हमने नीचे एनर्जी आती हुई देखी है ऊपर से? कभी हमने देखा है टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी दे रहे हैं? नहीं ना। तो हमेशा जो एनर्जी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है, प्रोड्यूसर से टर्शियरी कंज्यूमर। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ्स. As it moves progressively through the various trophic levels, it is no longer available to the previous level. ये इतना क्लियर है? ठीक है, एनर्जी क्या होती है? यूनि डायरेक्शनल फ्लो होती है, कभी भी उल्टी रिवर्स में फ्लो नहीं हो सकती। प्रोड्यूसर ने सनलाइट से एनर्जी ले ली, बाद में वापस सनलाइट को नहीं दे सकता। हर्बीवोर्स ने प्रोड्यूसर से एनर्जी ले ली, बाद में वापस प्रोड्यूसर्स को नहीं दे सकते। क्लियर हुआ क्यों है यूनि डायरेक्शनल? चलिए नेक्स्ट, आगे और क्या पता चला है हमें इससे? 2 बातें जानी है ना हमने। आगे देखते हैं। सेकेंडली, दूसरी बात क्या है? द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल. इसका क्या मतलब है? हमेशा जो हर एक लेवल है अपने आप के काम के लिए भी अपनी एनर्जी को यूज़ करता है, सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र करता है, पूरी की पूरी एनर्जी कभी ट्रांसफ़र नहीं करता है। इतना ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें पता चली एनर्जी के बारे में। पहला, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है। दूसरा, 10% एनर्जी ही दूसरे लेवल पे जा पाती है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemical enters our body through the food chain. अब हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे थे क्या एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, बट जब हम फूड चेन पढ़ते हैं यहाँ हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं। केमिकल भी ट्रांसफर हो सकते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। कैसे?
वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, केमिकल्स का यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिसीजेज एंड पेस्ट, ये हम जानते हैं। दीज केमिकल्स आर इधर वॉश डाउन इन टू द सॉइल और इन द वाटर बॉडीज, या तो वो सॉइल में चले जाते हैं केमिकल्स या पानी की वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। अब फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स, है ना। फिर क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं फ्रॉम द सॉइल, कैसे, अलोंग विद वाटर या फिर मिनरल। जब प्लांट रूट से पानी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ वो केमिकल्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय एक्वेटिक प्लांट, अगर वाटर बॉडी में जाएंगे तो एक्वेटिक प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। आगे क्या होगा ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली एनर्जी से डायरेक्टली केमिकल पे क्यों शिफ्ट हो गए, अभी तो हम एनर्जी की बात कर रहे थे। देखिए क्यों शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन। इसी तरीके से ये एंटर कर जाता है फूड चेन के अंदर। कौन, केमिकल्स की बात हो रही है, ठीक है। फूड चेन में केमिकल की एंट्री हो जाती है। आगे क्या है, एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल दीज गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल। अभी हमने एक चीज देखी थी, जो ट्रॉपिक लेवल है यहाँ पर जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो कम होती चली जाती है ना। वो 10% लॉ के अकॉर्डिंग सबसे कम एनर्जी किसके पास जाती है, टॉप कार्निवोर के पास जाती है। बट केमिकल्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने केमिकल्स एब्जॉर्ब किए, कहाँ से, पानी से या फिर रूट से, सॉइल से। अब इसने जो केमिकल एब्जॉर्ब किए उसको हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर की बॉडी में वो केमिकल भी चले गए जो प्रोड्यूसर्स के पास थे, ठीक है। और यहाँ पर और एक्यूमुलेशन हो गया है। अब जो कार्निवोर लेगा उसके पास और ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा केमिकल का, जो टॉप कार्निवोर लेगा वो उसके ज़्यादा और भी, उसके पास और भी ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा। तो ऐसे ही जो केमिकल का लेवल है वो टॉप कार्निवोर के पास सबसे ज़्यादा होता है। इवन जहाँ पर जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो टॉप कार्निवोर के पास एनर्जी सबसे कम होती है। बट केमिकल्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं बॉडी में, इसलिए जो सबसे लास्ट में खाएगा वो सबसे ज़्यादा केमिकल्स खाएगा। जो टॉप कार्निवोर होते हैं, जैसे ह्यूमंस, इंसानों की बात हो रही है, तो जो ह्यूमन की बॉडी है उसके पास सबसे ज़्यादा केमिकल्स होंगे। समझ आया, देखिए आगे। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन अवर बॉडीज। द फिनोमेना इज नॉन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जब फूड चेन के अंदर केमिकल्स की बात की जाए और जो केमिकल्स हैं वो टॉप लेवल पर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, उसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए। दिस इज द रीजन वाई अवर फूड ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। कैसे हमारी एक्टिविटीज अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। आप सब लोग जानते हैं बहुत सारा पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, है ना, जो हमें नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट का यूज़ करना, व्हीकल्स का यूज़ करना, एसी चलाना और बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टिल हम लोग करते हैं। और हम एक मिनट भी नहीं सोचते कि हम अपने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं। ओजोन लेयर एंड हाउ इट गेट्स डिप्लीटेड। ओजोन लेयर क्या होती है, व्हाट इज ओजोन लेयर, क्या जानते हैं आप ओजोन लेयर के बारे में। देखिए ओजोन क्या है, ओजोन सबसे पहले O3, जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है O2 होता है, वैसे ही ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। 3 ऑक्सीजन के एटम इसके पास होते हैं, ठीक है। O3 एक मॉलिक्यूल है फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने एटम से बना है ऑक्सीजन के, 3 एटम से। वाइल O2 कितने एटम से बना हुआ है ऑक्सीजन का, O2 मॉलिक्यूल बना हुआ है 2 एटम से, which we normally refers to as oxygen is essential for all aerobic forms of life। ओजोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक डेडली पॉइजन है। क्या है ये, डेडली पॉइजन है। हाउएवर एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, देखिए ये डेडली पॉइजन होने के बाद भी हमारे लिए कितने यूजफुल है, ठीक है। However, at the higher level of the atmosphere, ozone perform an essential function. It shields the surface of the earth from ultraviolet radiation from the sun. पॉइजन होने के बाद भी हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, किस चीज से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, जैसे इट इज नॉन टू कॉज स्किन
कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। स्किन कैंसर कॉज करने के लिए यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा क्या होती है, जानी जाती है। ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन, अब देखिए ये बनती कैसे है। जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन यूवी रेज की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन एटम में। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है किस चीज में, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के एटम्स में। अब एक एटम और एक मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन बनाते हैं, ठीक है, एक सिंगल एटम, एक एटम और एक मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन बनाते हैं, ऐसे बनती है ओजोन लेयर। यहाँ पे क्लोरीन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्लोरीन की प्रेजेंस में ओजोन का फॉर्मेशन होता है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इतना पॉल्यूशन करते हैं बिना सोचे समझे कि जो ओजोन है वो 1980 में क्या देखा गया, हमने देखा कि ओजोन का जो ओजोन लेयर जो है वो डेप्लीट होनी स्टार्ट हो गई है। डेप्लीट मतलब जो उसकी लेयर है वो पतली हो चुकी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिस डिक्रीजेज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या होता है, CFCs क्या होते हैं जो ओजोन को डेप्लीट करते हैं, ये मिलते हैं रेफ्रिजरेंट्स के अंदर एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, 1987 की बात हो रही है। इन 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 level। इन लोगों ने क्या किया था, 1987 में UNEP ने बैन कर दिया था CFCs के यूज को, ठीक है। It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerators throughout the world। क्लियर। तो किसने बैन किया, UNEP ने बैन किया था ओजोन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज को बैन कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, कैसे हम अपने गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वी हैव सीन इन दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन अवर बॉडी। इसका क्या मतलब है, हमने लाइफ प्रोसेस में क्या देखा था, जो डाइजेशन होता है वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। एक ही एंजाइम हमारी बॉडी में हर चीज़ को क्यों नहीं तोड़ सकता, हर चीज़ के लिए अलग एंजाइम प्रेजेंट था, प्रोटीन के लिए अलग था, है ना, फैट्स के लिए अलग चीज़ प्रेजेंट थी और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग एंजाइम प्रेजेंट थे, तो हर चीज़ के लिए अलग एंजाइम था। क्यों एक एंजाइम सब चीज़ों को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा था, क्योंकि इनका स्पेसिफिक एक्शन होता है। स्पेसिफिक एक्शन मतलब एक स्पेसिफिक एंजाइम एक ही चीज़ पे काम कर सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। दिस इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। अगर हम कोयला खा लेते हैं इसीलिए हमें उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में कोल को डाइजेस्ट करने का एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वहाँ पर प्लास्टिक को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम ही नहीं बनाया गया है, तो प्लास्टिक कैसे डिग्रेड होगी, ठीक है। दीज मटीरियल विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक हीट एंड प्रेशर, बट अंडर द एम्बिएंट कंडीशंस फाउंड इन अवर एनवायरनमेंट दिस प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब समझ आया। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिग्रेड नहीं होते उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक, सबसे अच्छा, ठीक है ना। तो प्लास्टिक कभी भी डिग्रेड नहीं होती, 100 सालों तक वो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ी रहती है, और हम कितना पॉल्यूट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है, प्लास्टिक का यूज़ करके। और डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन होते हैं, जो ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे पील्स होते हैं, फ्रूट्स के पील्स होते हैं, वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, ठीक है, ये डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन आवर एनवायरनमेंट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है इनका क्या इम्पैक्ट होगा, वेस्ट मटेरियल का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट पर, ये सब आप खुद सोचिए।
और डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन, जो हम ट्रेन में क्या देखते हैं, डिस्पोजेबल कप्स मिलते हैं, है ना. दे विल प्रोबेबली रिमेंबर अ टाइम व्हेन टी इन ट्रेन्स वाज सर्व्ड इन प्लास्टिक ग्लासेस which had to be returned to the vendors. The introduction of disposable cup was hailed as a step forwards for reason of hygiene. अब जो disposable cup मिलने शुरू हुए थे ये hygiene की वजह से. No one at that time perhaps thought about the impact caused by the disposals of millions of these cups on a daily basis. Some time back, coolers, that is disposable cups made of clay, were suggested as an alternative, but a little thought showed that making these coolers on a large scale would result in the loss of the fertile topsoil. Now disposable paper cup are being used. What do you think are the advantages of disposable paper cup over disposable plastic cups? सब पता है, सब जानते हैं आप लोग कि पेपर बायोडिग्रेडेबल होता है ओवर प्लास्टिक से तो बेटर है वो, ठीक है. तो ये सब कॉमन सेंस की बात है, ये आप इतना खुद ही कर सकते हैं, इसमें कोई बताने जैसी चीज़ नहीं है. और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और बोर्ड्स आने ही वाले हैं. आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और फॉलो करिए स्कॉलर्स स्टडी अड्डा को. थैंक यू सो मच.